आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन का कणिका सिद्धांत। ये सिद्धांत बहुत ही पहले दिया गया था, जब हमें प्रकाश के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था। तो न्यूटन ने बहुत थोड़ी जानकारी हमें प्रकाश के बारे में दी थी अपने कणिका सिद्धांत के माध्यम से। हालांकि ये बाद में अमान्य भी कर दिया गया था, लेकिन फिर भी इससे बहुत सारा आधार मिला और कई सारे वैज्ञानिकों को आइडिया भी लगा कि प्रकाश अगर इस तरीके से नहीं है तो फिर इस तरीके से होगा। इसलिए इसे पाठ्यक्रम में यहाँ पे शामिल किया गया है। क्योंकि कई बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि जब इसको अमान्य कर दिया गया है तो इसे पाठ्यक्रम में शामिल क्यों किया गया है। तो देखिए, किसी भी साइंटिस्ट की जो खोज होती है उसे अमान्य करने के बाद ही जब कोई दूसरा साइंटिस्ट उसके बारे में या उसमें संशोधन करता है या उसी आधार पर नए नियम बनाता है, तो आधार तो उसी को लिया गया है ना। इसलिए उस चीज़ को पहले रखा जाता है, उसी चीज़ को पहले वरीयता दी जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत था। उन्होंने ये उस समय दिया था जब प्रकाश के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होता था लोगों को। तो उस समय इन्होंने बताया कि प्रकाश जो है कण के रूप में गमन करता है। लेकिन आज की डेट में हमें पता है कि प्रकाश कण और तरंग दोनों के रूप में ही गति करता है, और इसके बारे में डी ब्रॉगली ने एक समीकरण भी दिया है, तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। हालांकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूटन का कणिका सिद्धांत। तो देखिए, इन्होंने किस तरीके से नियम दिए। हम लोगों ने प्रकाश का बिहेवियर अभी अभी पढ़ा हुआ है इसके पहले। तो उसमें हमने देखा था कि जब प्रकाश किसी धातु सतह से टकराता है, मान लेते हैं कि ये धातु का टुकड़ा है और यहाँ से प्रकाश आ रहा है इस तरीके से, ये देखिए। तो जैसे ही प्रकाश यहाँ टकराता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। ये ऑब्जर्व किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो इससे रिलेट करके न्यूटन ने नियम दिया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, यानी किसी पार्टिकल को धक्का देने के लिए पार्टिकल होना चाहिए, यानी कि कण होना चाहिए। कण ही किसी कण को धक्का दे सकता है। तो इसलिए इन्होंने माना कि इस प्रकाश में भी कोई कण होगा, और ये कण जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, और ये जो कण है इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, और उसके कारण ये इलेक्ट्रॉन धातु को छोड़कर बाहर चला जाता है। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो घटना थी इसकी व्याख्या करने के लिए। दूसरा ये भी था कि जो प्रकाश है, अब न्यूटन के सामने ये चुनौती थी कि ये प्रकाश है, अगर इस कणिका का जो द्रव्यमान होता है तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन कैसे कर जाता है। तो न्यूटन ने फिर यहाँ पे भी क्लियर किया कि ये जो कणिकाएँ होती हैं इनका वजन इतना भी नहीं होता कि ये गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर जाएं या इस तरीके से झुकते हुए गति करें। न्यूटन ने बताया कि जो कणिकाएँ होती हैं इनका जो द्रव्यमान है ये काफ़ी कम होता है, लगभग नगण्य भी हम मान सकते हैं। लेकिन हाँ, कण जरूर होता है, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल पाए। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए न्यूटन ने उसे कण के रूप में लिया। और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, क्यों करता है? अगर ये कणिकाएं हैं, इनका कुछ द्रव्यमान है, तो प्रकाश को सीधी रेखा में गमन ना करके इस तरीके से करना चाहिए ना, परवलयाकार, और गुरुत्वाकर्षण के कारण ये किसी तरफ झुकना चाहिए। जैसे पृथ्वी पर प्रकाश सीधी रेखा में गमन ना करके पृथ्वी की ओर इस तरीके से गिरना चाहिए, जैसे सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं। तो वहाँ पर न्यूटन ने ये क्लियर किया कि ये जो कणिकाएं होती हैं इनका द्रव्यमान इतना भी नहीं होता कि गुरुत्वाकर्षण बल उन पर लग सके, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है F समानुपाती m1 m2 बटे r², यानी कि द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा बल उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि इनका द्रव्यमान उतना नहीं है, बहुत ही कम है, यानी द्रव्यमान कम होगा तो बल भी बहुत कम होता है। तो ये हमें एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, ये न्यूटन ने कहा। तो पहला पॉइंट इन्होंने यही बताया था कि जो प्रकाश होता है वो छोटे छोटे कणों के रूप में गमन करता है, और जिनका द्रव्यमान लगभग नगण्य होता है या जीरो के बराबर। तो द्रव्यमान रहित भी हम इसे मान सकते हैं। तो ये था इनका पहला पॉइंट, आप देख सकते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर ये पहली जो अवधारणा थी उनको इसको क्लियर कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, प्रकाश लगभग द्रव्यमान रहित सूक्ष्म कणिकाओं से मिलकर बना होता है। ये इनका पहला स्टेटमेंट था, और इसके बाद इन्होंने कुछ और बातें बताई हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने बताया कि प्रकाश जो है किसी भी माध्यम में, या माध्यम ना भी हो तो ये निर्वात में भी चल सकता है यहाँ पे। तो इन्होंने इस माध्यम को ब्लैक मैटर, यानी कि इसे हम कह सकते हैं अंधकार को, इन्होंने काला पदार्थ माना। और उतना लेवल पर हम नहीं जाते हैं, और हम थोड़ा सा नीचे ही लेवल रखते हैं और इसको मान लेते हैं निर्वात। ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि जो प्रकाश है ये निर्वात में भी गमन कर सकता है और माध्यम में भी गमन कर सकता है। ये जो कणिकाएं हैं ये कहाँ कहाँ गमन कर सकती हैं? निर्वात में भी, यानी कि जहाँ पे माध्यम ही नहीं है, ना हवा है ना पानी है, तो वहाँ पे भी ये गमन कर सकता है ये कणिकाएं। और माध्यम है, जैसे पृथ्वी पर क्या है, वायुमंडल है ना पृथ्वी पर इस तरीके से, तो उस वायुमंडल में भी ये गमन कर सकती हैं। तो ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है।
तो यहाँ पे ये कणिकाएँ जो हैं ये गति करती हैं बहुत ही तेज़ रफ्तार से, और ये उन्होंने बताया, यानी कि बहुत ही तीव्र गति से बताया, और हमें ये मालूम है आज कि ये इसकी रफ्तार होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो उन्होंने ये भी बताया था कि ये कणिकाएँ जो होती हैं बहुत ही तेज़ रफ्तार से, बहुत ही तीव्र गति से गमन करती हैं। तो ये इनका दूसरा। अब किसी भी समांगी माध्यम में, समांगी माध्यम का मतलब होता है एक समान माध्यम। तो जैसे ये हो गया एक निर्वात, तो ये इसको हम माध्यम भी ले सकते हैं, आजकल इसे ब्लैक मैटर बोलते हैं और इस पर कई खोजें चल रही हैं। और यहाँ पे एक माध्यम है, इसे हम वायु कहेंगे क्योंकि वायुमंडल है। और पानी के अंदर भी प्रकाश गमन करता है तो वो भी एक समांगी माध्यम एक प्रकार का हो जाएगा। कांच में भी प्रकाश पार कर जाता है अगर पारदर्शी है तो वहाँ पे भी। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि कणिकाओं से मिलकर बना है प्रकाश और बहुत ही तीव्र गति से गमन करता है। तो ये इनका दूसरा स्टेटमेंट था। तो आइए उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इन्होंने बताया था कि ये कणिकाएं किसी समांगी माध्यम में, चाहे वो पानी हो, चाहे वो वायु हो, चाहे वो निर्वात हो, तीव्र वेग से सरल रेखा में चलती हैं, बहुत ही तीव्र गति से सरल रेखा में और सीधी रेखा में चलती हैं। तो ये इन्होंने दूसरा। तो पहला और दूसरा यदि हम मिला दें तो इस तरीके से होगा, प्रकाश लगभग द्रव्यमान रहित सूक्ष्म कणिकाओं से मिलकर बना है, ये उनका पहला स्टेटमेंट था। और दूसरा था ये कणिकाएं किसी समांगी माध्यम में अत्यंत तीव्र वेग से सरल रेखा में गमन करती हैं। तो ये आपको तो याद ही हो रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर मुझे बता दीजिए। इसके बाद न्यूटन ने तीसरी बात कही, और ये जो तीसरी बात थी ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने ये बताया कि जैसे इंद्रधनुष बनता है, उन्होंने देखा इंद्रधनुष को बनते हुए, तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि यार ये तो 7 कलर भी बन जाते हैं, श्वेत प्रकाश है और इसके 7 रंग बन जाते हैं। तो फिर उन्होंने एक बात यहाँ पे एक उसी में नियम में संशोधन किया और एक चीज़ और ऐड कर दी। हम इसको बोल सकते हैं कि इन्होंने एक चीज़ और उसमें जोड़ दी। उन्होंने कहा कि जो मैंने शुरुआत में बताया है कि प्रकाश छोटी छोटी कणिकाओं से मिलकर बना है, तो उन्होंने बताया कि इन कणिकाओं के आकार जो हैं अलग अलग होते हैं। पहले तो उन्होंने बताया कि इनकी साइज जो है वो अलग अलग होती है, और उन्होंने ये भी बताया कि अलग अलग आकार की कणिकाओं का जो रंग है वो भी अलग अलग होता है। अलग अलग कणिकाओं का जो रंग है, पहले तो उन्होंने बताया कि आकार अलग अलग है, फिर उन्होंने बताया कि इसी आधार पर छोटी कणिका, बड़ी कणिका, उससे और बड़ी कणिका, और इसके कलर भी अलग अलग होते हैं। और जब ये सभी कणिकाएं एक साथ चलती हैं तो श्वेत प्रकाश बना रहता है, और जब ये कणिकाएं अलग अलग हो जाती हैं तो अलग अलग कलर की दिखाई देती हैं। ये न्यूटन ने तीसरा स्टेटमेंट दिया। तो आइए इसको भी हम लिख लेते हैं। इन्होंने बताया कि विभिन्न रंगों की कणिकाओं का आकार भिन्न भिन्न होता है। इसके बाद इन्होंने एक बात और जोड़ी। इन्होंने देखा कि जब ये वायु से पानी में जाता है प्रकाश, या फिर पानी से कांच में जाता है, या वायु से कांच में जाता है, यानी माध्यम चेंज होता है। जैसे वायु एक प्रकार का माध्यम है और कांच एक प्रकार का माध्यम है। तो इन्होंने एक बात बताई कि जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, ये जो कणिकाएं हैं, तो इनका वेग बदल जाता है। तो इस पॉइंट को भी इन्होंने ऐड किया कि जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, ऊपर मान लेते हैं कि वायु है और नीचे पानी है। तो ये जब कणिकाएं यहाँ से चलती हैं और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती हैं तो उनका वेग बदल जाता है। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि इसलिए ये इस तरीके से विचलित हो जाती हैं अपने रास्ते में, यानी कि झुक जाती हैं। तो इन्होंने इसका कारण दिया वेग परिवर्तित हो गया। तो वेग परिवर्तित होने से थोड़ा सा रास्ता चेंज हो गया। अब यहाँ पे जो है इन्होंने बताया कि यहाँ से कुछ वेग था, बहुत ही हाई स्पीड थी इसकी और बहुत ही मतलब कि ज़्यादा वेग था। तो इसके कारण ये यहाँ पे इस तरीके से एकदम तीव्र गति से इसका मार्ग ये था, लेकिन जैसे ही वेग बदल गया तो उसका मार्ग भी थोड़ा सा बदल गया। तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया था। तो इस पॉइंट को भी हम ऐड कर लेते हैं कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में ये कणिकाएँ जाती थीं तो इनका वेग बदल जाता था। तो ये न्यूटन ने हमें बताया था। तो आप इसको भी लिख सकते हैं। अब हम चारों पॉइंट को मिला लेते हैं। ये 3 पॉइंट है, तो और इसके बाद ये चौथा पॉइंट है। तो मैंने अलग अलग करके लिखे हुए थे ताकि आपको एक एक करके सभी चीज़ें समझा पाऊँ। अभी एक पॉइंट और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मैंने इसलिए बता दिया है ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनके मुख्य बिंदु लिख पाएँ, हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। इसके बाद जो 5वां पॉइंट है बहुत ही सरल उन्होंने बताया था कि ये जो प्रकाश है जब हमारी आँख की रेटिना पर पड़ता है, जैसे मान लीजिए कि ये आँख है, तो ये प्रकाश यहाँ से टकराकर हमारी आँख की रेटिना पर पड़ता है।
तो हमें वस्तु दिखाई देती है, या हमें दृष्टि संवेदना होती है। कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उस पर टकराकर हमारी आँखों में आता है। देख सकते हैं आप, यहाँ से प्रकाश आया मान लीजिए, तो टकरा के ये हमारी आँख तक गया और इससे हमें ये वाली वस्तु दिखाई दी। तो ये उन्होंने आखिरी में बता दिया था। तो इस पॉइंट को भी हम जोड़ सकते हैं कि जब ये कणिकाएँ हमारी जो रेटिना पर पड़ती हैं तो हमें दृष्टि संवेदना होती है। तो ये थे न्यूटन के कुछ 5 पॉइंट। अब इसमें दोष निकाल दिए गए थे और इस सिद्धांत को अमान्य कर दिया गया था। और उसके बाद फिर हाइगन साइंटिस्ट आए थे। तो दोष क्या था इसमें? सबसे बड़ा दोष ये था, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इन्होंने ये कहा था कि जो कणिकाएँ होती हैं, प्रकाश जो है छोटी छोटी कणिकाओं से मिलकर बना होता है और इस तरीके से किसी भी सोर्स से ये कणिकाएँ निकलती हैं, ये कणिकाएँ। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब जैसे सूर्य है, ये लाखों सालों से है, तो अगर सूर्य से कणिकाएँ इस तरीके से निकल रही हैं, बहुत सारी कणिकाएँ, तो सूर्य का द्रव्यमान कम होना चाहिए ना। लेकिन सूर्य का द्रव्यमान तो वही है जो लाखों साल पहले था। तो इसकी जो कल्पना की गई थी कि जो कणिकाएँ हैं, ये जो कण हैं, ये कैसे मतलब बना हो सकता है इससे मिलकर। तो ये सबसे बड़ा दोष था। तो यहाँ पे ये सवाल उठा कि किसी भी सोर्स से अगर पार्टिकल निकल रहे हैं तो इसका द्रव्यमान कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो ये इसका सबसे बड़ा यहाँ पे दोष निकल आया। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, जैसे हमने व्यतिकरण और विवर्तन पढ़ा हुआ है कि प्रकाश का किसी किनारे से मुड़ जाना, दो तरंगों का आपस में टकराना। तो ये तरंग का खेल तो यहाँ पे है ही नहीं। इन्होंने तो कणिका बता दिया था, तरंगों के बारे में तो चर्चा ही नहीं हुई थी। तो यहाँ पे व्यतिकरण और विवर्तन जैसी जो घटनाएं हैं, साथ ही साथ ध्रुवण भी है इसमें शामिल। तो ध्रुवण, व्यतिकरण और विवर्तन, ये तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कण आधार लेकर। तो फिर यहाँ पे ये भी दोष निकले कि कण आधार लेते हैं तो हम व्यतिकरण को कैसे समझा पाएंगे, हम विवर्तन को कैसे समझा पाएंगे। विवर्तन यानी कि प्रकाश का मुड़ना, क्योंकि तरंग ही मुड़ सकती है, कण तो नहीं मुड़ सकता ना। तो बाद में फिर कण की प्रकृति मानी गई। तो जब कण की प्रकृति मानते हैं तो ये माना गया कि जब कण की प्रकृति है तो ये यहाँ पे ये धातु है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैसे निकल जाता है, क्योंकि तरंग तो एनर्जी है, तरंग एनर्जी है, तरंग एनर्जी है, पार्टिकल तो है नहीं। तो इसको इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल दिया, क्योंकि पार्टिकल ही पार्टिकल को धक्का दे सकता है, कण ही कण को धक्का दे सकता है। तो यहाँ पे ना ही व्यतिकरण की व्याख्या हो पाएगी और ना ही विवर्तन की। तो इसलिए यहाँ पे एक और दोष निकल आया और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था आगे की स्टडी के लिए, फर्दर प्रकाश पर जो शोध चल रहा था उसके लिए, कि व्यतिकरण भी पता होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने ये बताया था कि सघन माध्यम से प्रकाश की चाल विरल माध्यम में अधिक होती है। जैसा कि हम लोगों ने अभी समझा कि वेग में क्या होती है, वेग बदल जाता है। तो इस हिसाब से सघन माध्यम में जो चाल है वो कम होनी चाहिए। जैसे हमने अभी देखा कि जैसे एक पानी भरा हुआ है यहाँ पे और ये वायु है, तो जब प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ आती है इस तरीके से, तो उन्होंने बताया कि जब माध्यम परिवर्तित होता है तो चाल भी बदल जाती है। लेकिन उस हिसाब से इन्होंने ये बताया था कि यहाँ पे कम रजिस्टिविटी है, यानी कि यहाँ पे बहुत स्पीड होगी, और यहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, तो यहाँ पे उसकी चाल कैसी हो जाती है, कम। लेकिन प्रयोग में जस्ट इसका उल्टा पाया गया है, यहाँ पे चाल जो है वो कम हो जाती है और यहाँ पे अधिक होती है। तो ऐसा क्यों हो गया? तो इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया कि बाद में खोज हुई और इसका दोष निकल आया। ठीक है, तो इसमें भी दोष निकल आए थे। तो अमान्यता के कुछ कारण थे, इसको भी हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से लिख लेंगे। तो आप नोट्स बना लीजिए, ये अमान्यता के कारण थे। तो काफ़ी डिटेल से इसमें लिखा हुआ है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपके अंक भी नहीं कटेंगे। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे समझी है। तो ये था न्यूटन का कणिका सिद्धांत। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम लोग हाइगन का तरंग सिद्धांत पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। थैंक यू।